तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन नोट्स। तो डेली डोज का आज डे 22 है और आज फिर मैं आपको जैसे हर दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ टेक्निकल से रिलेटेड। वो चाहे जैसे जेई एग्जाम्स में हो, चाहे आरआरबी जे में हो, चाहे गेट में हो, चाहे किसी भी टेक्निकल रिलेटेड एग्जाम्स में हो, आपके कॉलेजेस के जो एग्जाम क्या बोलते हैं कंपनी प्लेसमेंट वाले में क्वेश्चन हो, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ही ये इतने सारे जो सिलेबस है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, उनमें से ऐसे स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन जो आप कितने बार भी पढ़े हैं बट आपने ध्यान नहीं दिया होगा, वो क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश हो रहा है, तो आपको मैं ये दो क्वेश्चन कराऊंगा और डेली सिर्फ 12 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, सिर्फ 12 क्वेश्चन। और आपके पास टाइम तो इतना होगा कि आप आधा घंटे निकाल कर ये 12 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को देख सको। ये आपका फ्यूचर बहुत डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत ऐसा है कि ये एग्ज़ाम में आ ही जाएगा या ऐसा वैसा। ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं और मैं वही क्वेश्चंस को चूज़ कर रहा हूँ ताकि आप किसी भी ईयर में हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड हो, फोर्थ ईयर में हो, आप ये सब क्वेश्चन को समझ सके एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। क्योंकि इंटरव्यू आप दोगे आगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? यही क्वेश्चन आते हैं, ना कि आपको दे देगा कैलकुलेशन कीजिए। चलिए, दो क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इज न्यूट्रल फ्लेम के लिए, मैं यहाँ पे लिखा हूँ फ्रेम, इट्स रॉन्ग, इट्स फ्लेम, ठीक है? फ्लेम के लिए। तो ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन न्यूट्रल फ्लेम के लिए, तो इससे पहले ही मैंने आपका जो लेक्चर डे 20 था उसमें 21 था, उसमें बताया था तो एक रेड सिलेंडर होता है जिसमें हम एसिटिलीन रखते हैं, इसका जो पाइप होता है उसको हम बोलते हैं होज। एक होता है हमारा ब्लैक सिलेंडर, एक होता है हमारा ब्लैक सिलेंडर, गैस वेल्डिंग में इसका यूज होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है, और इसका जो होज पाइप होता है ब्लू कलर का, दोनों एक टॉर्च से मिलते हैं और यहाँ से आर फ्लेम निकलता है। तो तीन टाइप का फ्लेम होता है, न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या बताया था मैंने कि ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा एसिटिलीन के अकॉर्डिंग ज़्यादा होगा, एसिटिलीन के अकॉर्डिंग जो आ रहा होगा इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो रहा होगा, कार्बोराइजिंग में एसिटिलीन ज़्यादा हो रहा है और न्यूट्रल में बोथ आर इन सेम अमाउंट में ट्रांसफर होगा। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर, 1:1 में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है? नाउ द फिनोमेनन ऑफ वेल्ड डीके, सेकंड क्वेश्चन आप देखिए। द फिनोमेना ऑफ वेल्ड डीके अकर्स इन कास्ट आयरन, ब्रास, स्टेनलेस स्टील या ब्रॉन्ज। क्या होता है ये वेल्ड डीके? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम लोग ये टॉपिक को पढ़ते हैं, डिटेल में नहीं जाते हैं, बट ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, जब आप वेल्डिंग करते हैं, जब दो जॉइंट्स आप जोड़ते हैं, तो आप क्या करते हैं, ऐसे ऐसे मटेरियल फिल करना चालू करते हैं, ऐसे ऐसे मटेरियल आप फिल करना चालू करते हैं। तो आप जब ऐसे मटेरियल को फिल करते हो तो क्या होता है, यहाँ पे हीट भी ट्रांसफर हो रहा है। आप इलेक्ट्रोड्स मटेरियल फिल कर रहे हो ना, तो हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसे 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 हीट भी ट्रांसफर होगा, कुछ दूर तक आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये, तो ये जो एरिया है इसे ही हम कहते हैं HAZ, हीट इफेक्टेड जोन। तो क्या होता है हीट इफेक्टेड जोन के कारण, तो इसमें फॉर एग्जांपल ऐसे कौन सा मेटल है जिसमें ये चीज ज्यादातर देखा जाता है, वेल्ड डीके, ठीक है? तो उसमें जब आप क्या होगा कि इसके जो इंटरमोलिकुलर ग्रेन्स हैं, इस मेटल का जो इंटरमोलिक्यूलर ग्रेन्स हैं वो कुछ इस तरीके का बनने लगता है, ठीक है? ये हीट इफेक्टेड जोन वाले एरिया में। तो इस पे अगर आप तुरंत ठंडा कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने पानी में डाल दिया, अपना वेल्ड हीट है, तुरंत पानी में डाल दिया, ठीक है? तो जल्दी क्विक कूल होने के कारण क्या होता है, आपके जो ग्रेन्स हैं ऐसे ऐसे हो जाते हैं, और ड्यू टू कोरोजन और ड्यू टू हैवी कोरोजन के कारण ये पार्ट यहाँ से क्रैक हो जाता है। तो इस तरीके के इफेक्ट को हम वेल्ड डीके इफेक्ट कहते हैं, जो कि जनरली हीट अफेक्टेड जोन एरिया में होता है। किस टाइप के मेटल के साथ? ये जनरली स्टेनलेस स्टील टाइप के साथ मेटल के साथ ये होता है, और निकल बेस एलॉय जो है उसके साथ भी ऐसा होता है। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, याद रखना आपको ये चीज़, ठीक है? चलिए, ये दोनों क्वेश्चन देखिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड? SSC JEE 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। TIG वेल्डिंग, MIG वेल्डिंग, लेजर वेल्डिंग या थर्मिट वेल्डिंग? ओके, इससे पहले हमने नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का देखा था और उसमें हमने TIG मार्क किया था, और उसमें आर्क का भी ऑप्शन था। तो आर्क वेल्डिंग में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोड कंज्यूम होता है, यहाँ पे तो आर्क का ऑप्शन ही नहीं है। अब क्या होगा, कौन सी ऐसी वेल्डिंग है जिसमें विच वेल्डिंग जिसमें इलेक्ट्रोड हमारा कंज्यूम होता है?
लेजर वेल्डिंग में तो कोई कंज्यूमेबल नहीं होता है इलेक्ट्रोड का, थर्मिट वेल्डिंग में भी नहीं होता, टीआईजी में तो होता ही नहीं है। एमआईजी ऑप्शन होगा, क्योंकि एमआईजी वेल्डिंग का मतलब क्या हुआ, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, इसमें हम मेटल का यूज करते हैं। ठीक है, आपका जो गन होगा, टॉर्च होगा, जो ये होगा, हम इसमें क्या होता है, एक मेटल की ऐसी पत्ती रहती है, आप ऐसे यहाँ पे मेटल का आप वो एक्स्ट्रा रिजर्वायर टाइप का लगा दो, आप वेल्ड करते जाओगे, ये मेटल का ये खत्म होते जाएगा और एक टाइम आएगा कि आपका ये पूरा जो भी रिजर्वायर रॉड का ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रोड है, ये मेन जो जिस मेटल पे वेल्डिंग आप कर रहे हो उसी मेटल का ये आप रॉड इलेक्ट्रोड यूज करते हो। ठीक है, तो एमआईजी वेल्डिंग इज अ कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस, ये भी एसएससी 2011 का क्वेश्चन है, सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस, तो यही होगा सेम ऑप्शन, एमआईजी इज अ सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस। अच्छा, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग जो है ना, ये भी हमारा इसका एग्जांपल है। सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग क्या होता है, सेमी ऑटोमेटिक में आप वेल्ड करते रहो, आपको इलेक्ट्रोड, जैसे क्या होता है आर्क वेल्डिंग में आपको इलेक्ट्रोड खत्म होता है तो अलग से इलेक्ट्रोड लगाना पड़ता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपका बकायदा जो राउंड आता है उसमें वायर्स खूब सारे लपेटे होते हैं, उसको आप लगा दो, आप वेल्ड करते जाओ, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, जितना खत्म कंज्यूम होता जाएगा ऑटोमेटिक ये आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, हमको बार बार डालना नहीं पड़ेगा, बस एक बार आपको कॉइल लगाना पड़ता है। सेम टू सेम सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में भी ऐसे ही होता है, बट दोनों को कंपेयर करें तो एमआईजी को हम बेस्ट और सुटेबल कहते हैं इन केस ऑफ सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस में, तो एमआईजी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, ये क्वेश्चन देखिए दोनों, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ये 2012 में पूछा गया था, एसएससी जेई 2012 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन जो है 2011 में पूछा गया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन दोनों। सोल्डर इज एसेंशियली कहाँ यूज करते हैं हम सोल्डर का, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को वेल्डिंग करने के लिए जो हम यूज करते हैं सोल्डर, ऐसा रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स किट वगैरह का वेल्ड सोल्डरिंग जो होते हैं, तो उसमें जो हम अलग से फिलर मटेरियल यूज करते हैं उसको हम सोल्डरिंग में सोल्डर कहते हैं। तो किसका बना होता है, टिन लीड बेस एलॉय, याद रखना है, टिन लीड बेस एलॉय से बना होता है। फिलर मटेरियल इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। किस में यूज करते हैं फिलर मटेरियल, क्या होता है फिलर मटेरियल, आपका कोई पार्ट हो गया उसको वेल्ड करना है, ठीक है, वेल्ड करना है, तो क्या कर, जिस मेटल का ये बना होता है ये पार्ट, फॉर एग्जांपल अगर आप टीआईजी वेल्डिंग कर रहे हो और ये एसएस का है, तो एसएस की आपको क्या करना है, ये आपका तो वेल्डिंग रॉड हो गया, अलग से इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड रहता है, अलग से आप फिलर मटेरियल डालते हो, फिलर मटेरियल वैसे गलता रहेगा और ये यहाँ पे आके सेट होता जाएगा। इसमें से किस में कहते हैं, गैस वेल्डिंग में करते हैं ना, गैस वेल्डिंग जब गैस टॉर्च से हम जब हीट करते हैं तो उसमें अलग से हम फिलर मटेरियल डालते हैं ताकि वो पिघल कर उस एरिया में जाके बैठ जाए और दो मेटल को सेट कर दें, गैस वेल्डिंग। ठीक है, अब देखो इसमें और भी है, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तो जब ऐसा क्वेश्चन जब मैं आपको कराता हूँ ना, तो एक काम बस आप करो, क्या होता है स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग, एक बार आप नेट में सर्च मार के थोड़ा सा पढ़ लेना उनके बारे में। क्या होगा कि कभी कभी इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, ओके, ये दोनों क्वेश्चन देखिए, सीसीजी 2013 में क्वेश्चन है ये, इन विच वेल्डिंग मॉल्टेन मेटल, इन विच वेल्डिंग प्रोसेस मॉल्टेन मेटल इज यूज्ड टू ज्वाइनिंग द मेटल्स। मॉल्टेन मेटल का हेल्प से, मॉल्टेन मेटल के हेल्प से हम दो मेटल को ज्वाइन करते हैं, तो कौन से वेल्डिंग में ऐसा करते हैं, एमआईजी में ऐसा करते हैं क्या, मॉल्टेन मेटल को, एमआईजी में तो जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो तो सॉलिड होता है, टीआईजी में भी हम सॉलिड फिलर मटेरियल यूज करते हैं। थर्मिट वेल्डिंग it is a type of exothermic welding in which we have to use molten metal for joining the two metals। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द सोल्डरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द टेम्परेचर रेंज। अब सोल्डरिंग प्रोसेस है, ठीक है, ये जनरली कहाँ यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स किट को सोल्डरिंग करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर होगा, इसमें आप देखो, खुद कॉमन सेंस लगाओ, क्या 300 से 500 तक हीट होता होगा, नहीं, सबसे कम वाला जो दिख रहा है उसको चेक करवाओ, 15 to 60 डिग्री सेल्सियस, ये आपका सबसे बेस्ट आंसर है। ठीक है, नॉट दिस इज नॉट सबसे कम टेम्परेचर, कुछ ज़्यादा ही कम हो गया। ठीक है, इतना भी नहीं होता, कितना था 15 to 70 था ना, नहीं इतना भी कम नहीं होता,
100 डिग्री सेल्सियस तक तो आपका वाटर ही बॉईल होता है, ये तो मेटल, आप तो मेटल को पिघलाते हो। तो 180 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस, ये सबसे सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर इसको याद रखना है। ठीक है, ओके, लास्ट 2 क्वेश्चन मैं आपसे ये कर रहा हूँ। ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गेट में पूछा गया था। ठीक है, गेट 2013 में, और ये क्वेश्चन था RRB जी 2012 का क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा, दोनों क्वेश्चन बहुत जबरदस्त हैं अपने में ही। इन थर्मिट वेल्डिंग एल्यूमिनियम एंड iron oxides are mixed in the ratio of 1:1, 1:2, 1:3, 2:1। तो 1:3 इसका सही आंसर होगा। अच्छा, अब हम जान लेते हैं कि ये थर्मिट वेल्डिंग क्या है, कैसे काम करता है ये वेल्डिंग, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। बाकी मिक्सिंग क्या है रसियो, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, हम जो रेल ट्रैक होते हैं ना, ये एक रेल का पटरी हो गया, ये एक रेल का एक ट्रैक हो गया, दोनों ट्रैक को जब ज्वाइंट करते हैं तो हम कोई नॉर्मल आर्क वेल्डिंग या टीआईजी वेल्डिंग या एमआईजी वेल्डिंग नहीं करते हैं, क्योंकि इतना लोड जब उस पर से ट्रांसफर होगा तो भाई वो क्रैक होता है, वेल्डिंग क्रैक्स तो होते ही हैं, डिफेक्ट्स इतने सारे आपको वेल्डिंग में पता ही होगा, क्रैक्स हो जाएंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। और जंगल में कहीं क्रैक हुआ है नहीं पता चला, एक बार ट्रेन गई, दूसरी ट्रेन गई, फिर कुछ दिक्कत हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एक तरीके का कास्टिंग तरीके का वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग ही करते हैं बट इन द टर्म्स ऑफ कास्टिंग। कैसे बनाते हैं, एक्चुअली एक तरीके का कास्टिंग ही करते हैं हम। एक मोल्ड, ये हमारा रेलवे ट्रैक हो गया, ठीक है, ये हमारा रेलवे ट्रैक हो गया, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करना है। कैसा सेक्शन होता है रेलवे ट्रैक का, कुछ इस तरीके का, इस तरीके का रेलवे ट्रैक होता है ना। तो हम क्या करते हैं, सेम टू सेम इस तरीके का हम एक मोल्ड बनाते हैं और इन दोनों के बीच में ऐसे मोल्ड लगा देते हैं। यही मोल्ड यहाँ रख देंगे और ये हो गया स्क्रू, ठीक है, ये हो गया राइजर और यहाँ पे ऐसे कप लगे होते हैं। ठीक है, तो जनरली हमने एक मोल्ड बनाया, इसमें इस सेम टू सेम जैसा शेप है ऐसा कैविटी बना रहता है। इसके ऊपर हम रखते हैं अपना मोल्टेन मेटल को हम इसके ऊपर रखते हैं, हीट करते हैं। जैसे मोल्टेन मेटल को क्या होता है, सारा जो मोल्टेन मेटल है पिघल कर इस कैविटी में आके भर जाता है। तो इससे क्या होता है, साइड वाला जितना जो पार्ट है रेलवे का ट्रैक का जो जुड़ रहा है वो साइड वाला पार्ट पूरा एक तरीके का कास्टिंग हो जाता है। क्लियर है, तो और बाकी जितना पार्ट है, बाकी जो भरने के बाद जो भी हमारा वेल्ड मटेरियल है वो ये राइजर के साथ आकर इस बकेट में इकट्ठा हो जाता है। तो हम समझ जाते हैं कि हाँ फिल हो गया है, हटा दो और थोड़ी देर ठंडा होने के बाद इसको तोड़कर कट करके ग्राइंडिंग करके पूरा इसको चिकना कर देते हैं ये वाले पार्ट को। एक तरीके का कास्टिंग नहीं हुआ समझ लो। तो इसमें जो हम जनरली एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर यूज़ करते हैं, मोल्टेन मेटल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जनरली एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड रहता है, उनका रेशियो क्या रहता है 1:3 का। ठीक है, अगला टॉप है स्पॉट वेल्डिंग, मोस्ट सुटेबल फॉर ज्वाइनिंग पार्ट हैविंग थिकनेस। स्पॉट वेल्डिंग क्या होता है, जनरली स्पॉट वेल्डिंग हम शीट मेटल टाइप के जो मेटल प्लेट होते हैं उनको ज्वाइंट करने में आता है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा एक प्लेट हो गया, इसी के ऊपर एक और प्लेट हो गया, इन दोनों को इस तरीके से ज्वाइंट करना है। तो क्या करेंगे, फॉर समझ लो कि एक तो ये हमारा प्लेट है, ठीक है, यहाँ नहीं रखेंगे, ये हमारा प्लेट हो गया। तो एक रॉड इलेक्ट्रोड हम उधर से लाएंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड ऐसे हमारा आएगा और उस पर सरफेस जैसे टच होगा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जहाँ जहाँ ये टच होंगे दोनों इधर से इस पॉइंट पे स्पॉट वेल्डिंग हो जाएगा, फिर नीचे स्पॉट वेल्डिंग, फिर इधर जाके स्पॉट वेल्डिंग, फिर इधर जाके दोनों टच होंगे वहाँ पे वेल्डिंग होते जाएगा। तो ये जनरली सीट मेटल जो सबसे कम कौन सा दिखना है 10 mm वाला, तो ये आपका 10 mm थिकनेस की जो पार्ट्स होते हैं उनके लिए जनरली हम स्पॉट वेल्डिंग ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो पतला होता है। अब ज़्यादा मोटा पास यूज़ करोगे तो ये दोनों जब इलेक्ट्रोड को टच करोगे तो भाई उतना पास ही नहीं हो रहा, तो अच्छे से वेल्डिंग नहीं होगी। तो कम mm वाले पार्ट को हम वेल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। चलिए आज का जीके क्वेश्चन जो है इसका आंसर दीजिए। तो मैंने कुछ टर्म्स यहाँ पे लिख रखे हैं, आई थिंक इसके थ्रू आप बता सकते हो इसका आंसर, हिंट है थोड़ा बहुत।
फिर भी रिसेंटली इन विच कंट्री हिल्सा हैज लिफ्टेड द बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ फिश। क्या हुआ इसका मतलब हाल ही में मतलब रिसेंटली कौन सी कंट्री हैं जो हिल्सा जो मछली की जो बिक्री पे या एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे रोक लगा दी थी, तो कौन सी कंट्री है इसमें से? बांग्लादेश। आंसर होगा आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश से हाल ही में इन्होंने लगाया था। और जनरली याद रखना हिल्सा मछली की बात कर रहे हैं, ठीक है, हिल्सा फिश की बात कर रहे हैं। ओके, हिल्सा फिश की बात कर रहे हैं तो 75% एक्सपोर्ट यहीं से होता है बांग्लादेश से हिल्सा फिश का। ठीक है, तो कैपिटल क्या है बांग्लादेश का? ढाका। करेंसी क्या है? टका। प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। ये टर्म्स भी आपको याद रखना है साथ में। ठीक है, ओके। तो आज डे 22 का लास्ट क्वेश्चन में करने जा रहा हूँ। जैसे कि पता है रीजनिंग का क्वेश्चन है, और अभी अगर आप मेरे कंटिन्यूअस डे देख रहे होगे तो आज डे 22 में भी मैं आपको टाइप 2 का एक क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कहा था डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टाइप 2 का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, इससे पहले डे 21 का आप लास्ट पार्ट देख लेना, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बट मैं ट्रिक में, जैसे कि आपको बताया कि मैं ट्रिक में सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को। तो टाइप 2 में जनरली किस टाइप का क्वेश्चन था? टाइप 2 में हमें स्टार्टिंग पॉइंट को नहीं पता है, स्टार्टिंग पॉइंट को फाइंड करना है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टॉपिक पढ़ रहे रीजनिंग का। ठीक है, तो ऐसा समझो कि मैं आपको क्वेश्चन ऐसे हिंट दे रहा हूँ कि कोई बंदा थोड़ी दूर चला, थोड़ी दूर चलने के बाद, ठीक है, थोड़ी दूर चलने के बाद उसने राइट डायरेक्शन में टर्न किया, फिर थोड़ी दूर चला, फिर लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न किया, फिर थोड़ी दूर चला, फिर राइट डायरेक्शन में टर्न किया, फिर थोड़ी दूर चला, अगेन वो राइट डायरेक्शन में टर्न किया, और फिर वो किधर की ओर जा रहा है? वो नॉर्थ या ऐसे ले लो, वो साउथ डायरेक्शन की ओर जा रहा है। तो बताइए उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगी? ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व करना आपको सिखाया था, एक ट्रिक से और एक आपको मैंने मैन्युअली क्या है इसी का मैन्युअली बनाते हैं। तो आप कोई भी डायरेक्शन ले लो, मैं ये डायरेक्शन ले लेता हूँ, इधर की ओर मैं जा रहा था। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाओ, राइट मार्क कर लेना, मार्क कर लिया, फिर बंदे ने राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न लिया, इस टाइम राइट इसका इधर हो गया, फिर बंदे ने लेफ्ट टर्न लिया, ओके, ये लेफ्ट टर्न लिया, राइट बंदे का इधर है, फिर उसने राइट टर्न लिया, तो ये राइट टर्न लिया, तो बंदे का राइट इधर है, फिर बंदे ने राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया थोड़ी दूर चलने के बाद, तो राइट टर्न इसका इधर है। ठीक है, नाउ वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये जो डायरेक्शन बता रहा है ये बोल रहा है ये साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, तो बताइए इसकी स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में थी? चलिए मैं बता रहा हूँ। अगर जनरली अगर आप देखोगे ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, अभी कह रहा है कि ये साउथ डायरेक्शन है, ठीक है, और रियल में भी हमारा ये साउथ डायरेक्शन है। ठीक, कुछ भी डायरेक्शन दे देता है, रियल में भी अगर हम देखें इसके अकॉर्डिंग तो नीचे की ओर आ रहा है ना, तो नीचे की ओर हमारा साउथ डायरेक्शन है। तो बताइए स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? क्या हमने लिया था स्टार्टिंग पॉइंट? ऊपर की ओर लिया था। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट ये डायरेक्शन लिया था, तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से कराऊंगा, एक तो नॉर्मली कराया, क्योंकि हमें कभी कभी पूछ देते हैं कि बताइए इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो टाइप 3 टाइप 4 में मैं आपको कराऊंगा। और ट्रिक से कैसे होगा? मैंने ऐसे सबको मार्क कर लिया, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, दो राइट का मतलब क्या हुआ? दो राइट का मतलब जनरली क्या होता है? एक राइट और एक 180 डिग्री, 90 प्लस 90 180 डिग्री। और आपको ऐसे भी याद रखना है, अगर कोई बंदा ऐसे गया और वो राइट लिया और फिर राइट लिया, तो क्या अपोजिट डायरेक्शन में आ गया ना? देखो ऐसे जा रहा है और ये ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। ठीक है, तो फिर वो साउथ बता रहा है लास्ट में वो साउथ डायरेक्शन की ओर जा रहा है, तो साउथ का 180 डिग्री, साउथ का 180 डिग्री इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, नॉर्थ डायरेक्शन ही आएगा। तो डायरेक्ट आप आंसर नॉर्थ इसका बता सकते हो। क्लियर है? अब मैं यही लिखता कि ये चीज अगर ईस्ट की ओर जा रहा है, लास्ट डायरेक्शन में बोलता है ईस्ट की ओर जा रहा है, तो फिर आप क्या बताते हैं? इसका अगर मैनुअली डायग्राम बनाते तो मैनुअली डायग्राम जैसा बना है ऐसा ही बनता, जैसा बना है ऐसा ही बनेगा, बट अब क्या कह रहा है? लास्ट ईस्ट की ओर जा रहा है। ठीक है, इसको मिटा के मैं लिख देता हूँ ईस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा है।
तो मतलब क्या कह रहा है, रियल में हमारा ईस्ट किधर होता है? अगर मैं रियल डायग्राम देखूं तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। रियल में तो ईस्ट हमारा इधर की ओर होता है, बट ये ईस्ट इधर की ओर बोल रहा है, तो ये डायरेक्शन को बंदा ईस्ट कह रहा है। क्लियर है? तो हमने कौन सा डायरेक्शन लिया था? ये डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन को बंदा ईस्ट कह रहा है, और हमने लिया था ये डायरेक्शन। जो हमें फाइंड करना है वो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? तो अगर हम इस डायरेक्शन इसको मान लेते तो जो असली में साउथ है, तो इसका किस डायरेक्शन में हम जा रहे थे? इस डायरेक्शन में हम चल रहे थे। तो साउथ इसका रियल है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हमारा ईस्ट डायरेक्शन इसको माना है, तो ईस्ट डायरेक्शन हमारा रियल में ये है, तो इसको आप ऐसे पलट दो, तो ईस्ट डायरेक्शन ये हो गया, उसका अपोजिट वेस्ट डायरेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा, किस डायरेक्शन की ओर जा रहा था? वेस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा था। क्लियर? और वैसे ही आप ये इसके थ्रू भी बता सकते हो कि ईस्ट की ओर डायरेक्शन की ओर जा रहा था, ठीक है, और 2r बाकी कट गया, 2r बचा राइट डायरेक्शन में। राइट डायरेक्शन में 180 डिग्री, तो ये राइट डायरेक्शन में ये 90 और ये 90, 180 डिग्री, यही हुआ ना 180 डिग्री। ये ईस्ट हुआ, तो ये क्या हो गया? वेस्ट। ठीक है, तो ये था हमारा आज का रीजनिंग क्वेश्चन। दो तरीका आपको मैंने बताया, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 7, टोटल ओवरऑल टाइप 7 टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आपको मिलेंगे। तो मैं सातों टाइप के क्वेश्चन आपको 1 by 1 डे बाई डे थोड़ा थोड़ा हिंट देकर आपको कराऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।